योगी आदित्यनाथ ब्रांड बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और योगी का बुलडोजर एक मॉडल बन चुका है, क्योंकि योगी का 1500 किलो का ये पहलवान जब सड़क पर उतरता है ना, तो अच्छों की सांसें यहां हलक में अटक जाती हैं। योगी का बुलडोजर नए साल की शुरुआत के बाद से ही एक्स्ट्रा एक्टिव हो गया है, बल्कि यूं कहूं कि हाइपर एक्टिव हो गया है। बीते 14 दिनों में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुका है ये, और अब तो पीला पंजा अवैध कब्जों के सबसे बड़े सेंटर पर चल रहा है, जिससे कब्जाधारी जो है उनका कलेजा जल रहा है। देखिए, हमारे पास तो कोई कागज नहीं है, ग्राम सभा कोई कागज नहीं होता। मकानों पे ताला लगाकर लोग भाग गए। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। ये जो मकान का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे गिराया गया। दरअसल ये जो मकान है गांव के प्रधान का ही है। ये योगी का बुलडोजर है, ये अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर कब्जा मिट्टी में मिलेगा। मकर संक्रांति पर कब्जाधारियों की फौज का बुलडोजर क्रांति से हिसाब किया जा रहा है। दीवार गिरी, छत तोड़ी गई। यह एक्शन देश के सबसे बड़े अवैध कब्जे का सेंटर है, जहां बीते 1.5 साल से अवैध कब्जा हटाने का सिलसिला यूं ही चल रहा है, और 2026 में तो इसकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर चल रहा है। ये जो मकान बनाए गए थे उसे तोड़ा जा रहा है। लगभग 5 ऐसे मकान है जिस पर कार्रवाई चल रही, चूंकि सरकारी जमीन है, पार्क के लिए जमीन थी, स्कूल के लिए जमीन थी, उस जमीन पर कब्जा किया गया था। करीब 3 साल पहले नोटिस सर्व किया गया था, और नोटिस सर्व करने के बावजूद भी यहाँ पर खाली नहीं किया गया, जिसके बाद आज प्रशासन का बुलडोजर बिछौली गांव में लगातार चल रहा है। ऐसा लग रहा है आधा संबल ही अवैध कब्जा है। संबल से कब्जाबाजों का अंत करने बुलडोजर बार बार दबिश दे रहा है। इस बार यह एक्शन बिछौली गांव में हुआ है, जहां बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए मकानों को जब अपनी औकात दिखाई, तो उनकी खिड़की झूल गई। मकान के ऊपरी मंजिलें मलबा हो गई। प्रशासन का सख्त आदेश है, कोई भी भाईजान हो, चाहे कोई भी शख्स हो, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया उसे खाली कराया जाएगा। बाकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आज बिछौली गांव में 2 बुलडोजर के जरिए जो कब्जा मुक्त कराया जाता है सरकारी जमीन, उस जमीन पर जहां पर तालाब है, जहां पर स्कूल के जमीन थे, प्रशासन के द्वारा ये सख्त एक्शन लिया जा रहा है। भाईजान ने 20 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। बीते 3 साल से प्रशासन नोटिस दे रहा था, लेकिन मियां भाई के कानों पर जू नहीं रेंग रही थी। अवैध कब्जा खाली नहीं हुआ तो कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का जिम्मा बुलडोजर ने संभाल लिया। संभल के बिछौली गांव में योगी का एक नहीं 2 बुलडोजर पहुंचे, और बाउंड्री वॉल पर जैसे ही एक पंजा चला, सब धुआं धुआं हो गया। कुछ मिनटों में सब मलबा हो गया। बुलडोजर एक्शन की शुरुआत गांव के प्रधान के मकान से ही हुई, जो अवैध कब्जे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये जो मकान का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे गिराया गया। दरअसल ये जो मकान है गांव के प्रधान का ही है। योगी की बुलडोजर कार्रवाई देखिए कैसे कब्जाधारियों की सांसें हलक तक आ गई, और कैसे उन्होंने बहानेबाजी का दामन थाम लिया। हमें तो मोल ली। किससे ली थी? हम गांव के आदमियों से ली, गांव के भैया से। अब ये सरकारी जमीन बताई जा रही है, उस पर बुलडोजर का एक्शन होना है। अच्छा, तो इसे खाली कर रहा कासिम है, माफिया है, गांव का दलाल है। अच्छा जी। तो सरकारी जमीन आप लोगों ने लिया, तो उस समय आप लोगों ने देखा था? कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया उसने। अच्छा, न कोई रसीद दी, न कुछ दिया। खैर, इन सबसे दूर दोनों बुलडोजर साथ साथ अवैध कब्जे को ढहाते रहे। देखते ही देखते 5 मकानों पर कार्रवाई पूरी हुई। कब्जाधारी भाईजान समझ गए थे कि बुलडोजर सर पर खड़े हैं, तो अवैध कब्जे को हटाकर ही वापस लौटेंगे। ऐसे में कार्रवाई की शुरुआत होने से पहले मकानों से टीवी, संदूक, बर्तन सब कुछ बाहर निकाल लिया गया।
जो सामान यहाँ पर रखे गए थे वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तमाम लोग लगे हुए हैं यहाँ पर सामान हटाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि पहले से इन्हें नोटिस दिया गया था और अभी जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले इन्होंने समय मांगा कि वो अपना सामान हटा ले। योगी के बुलडोजर की तरफ कोई पत्थर ना उछाल सके, इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। परिस्थितियों को देखते हैं और जो थाने का अपना एनालिसिस था, ये मांग को देखते हुए 4 थानों की फोर्स, 4 SHO और 2 प्लाटून PSC जो है वो डिप्लॉय की गई थी। और उपरोक्त पैमाइश की कार्रवाई का पर्यवेक्षण जो है संबंधित तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, SP और हम लोगों के द्वारा जो है वो लगातार की जा रही है। साफ है, बुलडोजर की रफ्तार दिन ब दिन संभल में बढ़ती जा रही है। अवैध कब्जों के सबसे बड़े सेंटर संभल में बुलडोजर चल नहीं, दौड़ रहा है। साल की शुरुआत हुए अभी 14 दिन ही बीते हैं, बुलडोजर ने संभल का अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 जनवरी को 4 बीघा सरकारी तालाब की जमीन को बुलडोजर चलाकर मुक्त करा लिया गया। उसके अगले ही दिन 4 जनवरी को ग्राम सभा की जमीन पर खड़ी की गई अवैध मदीना मस्जिद को ढहाने योगी का बुलडोजर पहुंच गया। फिर एक दिन के ब्रेक के बाद 6 जनवरी को संभल में एक और तालाब की जमीन पर अवैध निर्माणों को बुलडोज कर दिया गया। 12 जनवरी को सिरसी में खाद गड्ढे और ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। और अब से कुछ घंटे पहले फिर योगी के पहलवान संभल में दहाड़ते नजर आए। कहा जा रहा है कि यहाँ सरकारी जमीन पर बने इमाम बाड़े पर भी पीला पंचा चला। साफ है, जिस रफ्तार से कट्टरपंथियों ने अवैध कब्जे करके संभल से हिंदुओं का पलायन कराया था, हिंदू मंदिरों, कूपों को लुप्त किया था, अब उससे कई गुना तेजी से योगी का बुलडोजर संभल के अलग अलग मोहल्लों में घूम रहा है। लेकिन बुलडोजर की संभल परिक्रमा अभी अधूरी है। अगले कुछ दिनों में और बड़े एक्शन देखने के लिए तैयार रहिए। राजू राज, जी मीडिया, संभल। देखिए, योगी का बुलडोजर जो है वो आधे से ज्यादा संभल को कब्जा मुक्त कराने की दिशा में काम कर रहा है और इसी के चलते पीले पंजे ने साल के शुरुआती दिनों में ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर बीते साल के आखिरी 14 दिनों में हुए बुलडोजर एक्शन की बात करूं तो आंकड़ों से 2026 के 14 दिनों की तुलना की जाए तो यह साफ हो जाएगा कि योगी का बुलडोजर कितनी तेज गति से अवैध के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। देखिए, 2025 के जाते जाते 1500 किलो का पहलवान जो है वो प्रयागराज, बहराइच, चंदौली, सहारनपुर और लखनऊ में गरजा। इस दौरान बुलडोजर ने माफिया अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कब्जाई गई 20 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। उसके अलावा 10 दुकानें ध्वस्त की गईं। वन विभाग की 20 बीघा जमीन से अवैध खेती हटाई गई। अवैध कॉलोनियों में 180 मकान कब्जा मुक्त कराए गए और 12 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। अब जरा आप 2026 के इन 14 दिनों में देखिए कैसे बुलडोजर ने अपने ही रिकॉर्ड को न सिर्फ तोड़ा है बल्कि नया चैलेंज भी अपने लिए खड़ा कर लिया। अब देखिए, 2026 में अकेले संभल में ही बुलडोजर ने एक मस्जिद, 4 तालाबों, ग्राम समाज की एक जमीन और एक इमाम बाड़े को कब्जा मुक्त करा लिया है। संभल के अलावा आगरा, रामपुर, वाराणसी, एटा, बलरामपुर, देवरिया और गोंडा में बुलडोजर ने एक अवैध मस्जिद, 2 अवैध मज़ारें, 28 दुकानें और 4 अवैध मकान ढहा दिए। 14 दिन में ही बुलडोजर ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बुलडोजर 2025 के मुकाबले 2026 में हाइपर एक्टिव मोड में है। योगी न तो अवैध कब्जे को बख्शते हैं और ना ही अवैध काम। इसीलिए तो योगी के ऑपरेशन भुवनेश्वरी में फंस गई वो महिला इंस्पेक्टर जिसने यूपी में इतिहास रचा था। जिस महिला इंस्पेक्टर ने नवरात्र में अपराधी के पैरों में गोली मारी थी, उसे सम्मान मिलने की बजाय जेल की सलाखें मिली हैं। महिला इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार में पकड़ी गई है। योगी राज में अच्छा काम करने वाले पुलिस वाले सम्मानित होते हैं और अगर इन्हीं में से कोई गलती का रास्ता पकड़ लेता है और भ्रष्टाचार की राह पर चल देता है तो योगी उसका हिसाब भी बराबर करता है। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वो एक नजीर बन जाएगी। योगी की नजर अपराधियों पर भी, अपने सिस्टम में छिपे बैठे घुन पर भी, जो सिस्टम को खोखला करने में लगे हैं। ऐसी ही घुन का काम कर रही थी भुवनेश्वरी। ये भुवनेश्वरी कौन है, इसने क्या काम किया कि योगी के निशाने पर आ गई, उसके बारे में आपको बताएं। उसके पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये एनकाउंटर आज से करीब 4 महीने पहले हुआ। इस एनकाउंटर में अपराधी जिस कंधे के सहारे चल रहा है, उन्हीं दोनों में से एक है भुवनेश्वरी सिंह।
यूपी के गाजियाबाद में तैनात महिला दारोगा। भुवनेश्वरी सिंह 2025 में यूपी की पहली महिला पुलिस टीम के एनकाउंटर ऑपरेशन का हिस्सा रही। अपराधियों को कंधे पर टांग कर गाड़ी में बैठाने वाली महिला दारोगा अब खुद पुलिस वालों की सुरक्षा में पुलिस की गाड़ी में बैठ रही है। उस वक्त भुवनेश्वरी सिंह गर्व से चेहरा दिखा रही थी, लेकिन आज शर्म से चेहरा छिपा रही है। गाजियाबाद में एंटी करप्शन ब्रांच ने 45,000 रुपए की रिश्वत लेते थाने के अंदर रंगे हाथ इनको पकड़ा। मतलब जिस महिला दारोगा ने एनकाउंटर का इतिहास रचा वो भ्रष्टाचार करते पकड़ी गई। अब महिला दारोगा भुवनेश्वरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। खतरा उनकी वर्दी पर भी है। योगी ने भ्रष्टाचार में शामिल अफसरों को चेतावनी दे रखी है कि वो भ्रष्ट अफसरों का सिस्टम से वंश ही मिटा दें। याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद गाजियाबाद के साहिबाबाद में महिला थाने की पुलिस चौकी पर तैनात इस महिला दारोगा ने दहेज प्रताड़ना के एक आरोपी का नाम केस से बाहर निकालने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। उसी रिश्वत का 45,000 रुपए लेकर जब पीड़ित थाने पहुंचा तो एसीबी ने महिला दारोगा को पैसों के साथ पकड़ लिया। एसीबी की टीम से शिकायत करने वाला पीड़ित इस कार्रवाई से खुश है। हाँ, ये इनकी तरफ से मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला। हर तरह से हिम्मत बनाई मेरी इन्होंने, मैं तो घबरा रहा था, इन्होंने हिम्मत मुझे दी। योगी राज में अपराधियों का हिसाब होता है, माफिया का हिसाब होता है, लुटेरों का हिसाब होता है, महिलाओं से अपराध करने वालों का हिसाब होता है, लेकिन जो सिस्टम में रहकर सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश करता है उसका हिसाब जरूर होता है। ये योगी हैं जो जनता की सेवा करने वाले पुलिस वालों को सम्मानित करते हैं, लेकिन जनता को लूटने वाले पुलिस वालों पर हंटर भी चलाते हैं। तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ये देखिए तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है। एक तरफ गंगा किनारा है और ये जो है ये शेख चिल्ली है। पूरी खबर क्या है बताता हूं। हरिद्वार की खबर है। धर्म की नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी जो हिंदुओं के लिए बड़ा आध्यात्मिक महत्व रखती है, उस हर की पैड़ी पर जब एक साथ 2 शेख दिखे तो विवाद हो गया। कौन थे ये शेख, किस मकसद से ये पहुंचे थे हरिद्वार और कैसे बज गई इन शेख चिल्लियों की बैंड, देखिए इसे। दुबई से हबीबुल्लाह, मिस्टर हबीबी। शरीर पर सफेद रंग का गाउन, सिर पर लाल सफेद चेक वाला स्कार्फ, लिबास हूबहू शेख जैसा। ऐसे 2 शख्स जब हर की पैड़ी पर दाखिल हुए तो लोग देखते रह गए। पहले हैरानी हुई, फिर बात करने की कोशिश की। लोग फोटो खिंचवाने लगे तो कई सोच में पड़ गए कि सनातनी जगह पर दुबई के शेख कैसे पहुंच गए। दोनों शेखों को पहले तो कई लोगों ने देखा, फिर पूछा कि कहां से आए हैं और क्यों आए हैं, तो ये दोनों खुद को हबीबुल्लाह और हबीबी बताने लगे। हम आए दुबई से। क्या नाम क्या है? हबीबुल्लाह, मिस्टर हबीबी। क्या नाम? मेरा नाम है प्रिंस कासिफ। आप लोगों को हरिद्वार में आई नहीं, ये हमारा हिंदुस्तान। शरीर पर लिबास भले ही दुबई के शेख जैसा था, लेकिन बातचीत में वो खालिस हिंदुस्तानी लग रहे थे। एक तरफ जहां कई लोग फोटो खिंचवा रहे थे तो स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने इस पर ऐतराज जताया। फिर श्रद्धालु भी विरोध करने लगे। विरोध बढ़ा तो दोनों वहां से चले गए और उसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। आरोप लगाए गए कि माहौल बिगाड़ने के लिए जानबूझकर ये साजिश रची जा रही है। ये निश्चित ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। कुछ यूट्यूबर्स या जिस भी प्रकार के ये सोशल मीडिया के लोग होंगे, ये केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास है और इसी बात की चिंता हमारे अध्यक्ष ने की थी और ये वाकई बहुत गंभीर विषय है। पुलिस इस पर हमें उम्मीद है पूरा ध्यान देगी और ये कार्रवाई करेगी। सूचना के बाद पुलिस दोनों तक पहुंची और गिरफ्तार किया। इसके बाद खुलासा हुआ कि दरअसल में ये असली शेख नहीं बल्कि फर्जी शेख थे और दोनों दुबई के नहीं बल्कि भारत के ही रहने वाले थे। पूछताछ में पता चला कि ये दोनों हर की पैड़ी पर शेख के भेष में यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए आए थे। दोनों की पहचान नवीन कुमार और प्रिंस के रूप में हुई, जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं और व्यूज के लिए ऐसा करने हर की पैड़ी आए थे। इससे पहले वो हरिद्वार के 2 और जगहों पर भी ऐसा वीडियो बना चुके थे।
पुलिस अब इन दोनों का बैकग्राउंड चेक करने में लगी है कि वाकई मकसद सिर्फ वीडियो बनाना ही था या किसी और उद्देश्य के साथ ये शरारत की गई। पहले हम जो वेयरअबाउट्स है वो चेक कर रहे हैं, वो कौन है क्या है उसको भी चेक किया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई भी वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अब जब पुलिस का हंटर चला तो हबीबी ऐसे सीधे हुए कि अब माफी मांगते दिख रहे हैं। पर हमें पता नहीं था कि आगे बोटी पे इन वेशभूषा में जाना मना है। हमसे ये गलती हो गई है। अगर हमारी इस गलती की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। पहले भी हमने इस यूनिफॉर्म में वीडियो बनाई है, पेंट में जाके कट्टे फोड़ जाके रावली में दूध में, और हमें लोगों का अच्छा प्यार मिला है। हमें लगा कि हम जाए हरिद्वार वीडियो शूट करने के लिए, हमें आइंदा ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाएंगे। खैर, माफी मांगने के बाद तो फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को छोड़ दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस घटना से एक बार फिर सवाल उठे हैं कि सोशल मीडिया की सनक में कब तक आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और कब धार्मिक स्थलों पर रेंगबाजों की इन हरकतों पर लगाम लगेगी। करण खुराना, हरिद्वार, जी मीडिया। तो हरिद्वार में जिस तरह सनातनी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, ऐसी कोशिशें यूपी में भी कई बार की जाती हैं और खास तौर पर सनातनी उत्सवों के मौके पर। लेकिन यूपी में ये हमेशा फेल ही रहती हैं क्योंकि सनातनी सुरक्षा योगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। यही प्राथमिकता आज मकर संक्रांति पर भी दिखी, जहां माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। चुनौती बड़ी थी कि आयोजन कैसे होगा, लेकिन योगी ने ऐसी रेखा खींची कि पार करना तो दूर, उसे लांघने की हिम्मत भी भाईजान नहीं जुटा पाए। सबकी बिरह को करो कृपा सरकार, दीन बंधु प्रलयंकर, जय जय परम उदार। माननीय योगी जी से मेरा ये अनुरोध है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रशासन से व्यवस्था चल रही है, बढ़िया इंतजाम है, पूरा एकदम बहुत ही। ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। सनातन का झंडा दुनिया में शान से लहराए, ये योगी का प्रण है और साथ ही प्रतिज्ञा है कि हर सनातनी उत्सव शांति और सुरक्षित तरीके से निपटे। योगी के इसी सनातनी प्रण का असर हर बार दिखता है जैसे ही कोई बड़ा आयोजन होता है। पहले कुंभ मेले का इतना सफल आयोजन हुआ कि 66 करोड़ श्रद्धालु आए और आस्था की डुबकी लगाई, और अब माघ मेले में सनातनियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए योगी शासन ने दिन रात एक कर दिया है। ये योगी की इसी सनातनी प्रतिज्ञा का असर था कि माघ मेले में मकर संक्रांति का स्नान शांति और सुरक्षित तरीके से निपटा। चैलेंज कितना बड़ा था उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एक दिन में 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जो पिछले साल के 28 लाख से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन योगी ऐसे ही चुनौतियों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं और इसका सामना करते हुए उन्होंने ऐसे इंतजाम किए कि स्नान करने पहुंचा हर श्रद्धालु तारीफ कर उठा। तस्वीरें जो है संगम नोस की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम श्रद्धालु जो हैं देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं, माँ त्रिवेणी में पुण्य की जो डुबकी है वो लगा रहे हैं। देखिए ये गहरे जल में जो है डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और जाल भी डाला गया है ताकि कोई श्रद्धालु नीचे ना जा सके, और जल पुलिस और गोताखोर जो होते हैं वो भी यहाँ पर आपको संगम तट पर नजर आएंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रशासन से व्यवस्था चल रही है, बढ़िया इंतजाम है, पूरा एकदम बहुत ही बड़ी। तैयारियां तो बहुत अच्छी है, हम योगी जी महाराज से बहुत ही प्रसन्न हैं। मकर संक्रांति का स्नान माघ मेले का दूसरा बड़ा शाही स्नान है। इस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, जो हिंदू धर्म में शुभ और पवित्र माना जाता है। संगम में डुबकी लगाने से आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और यही वजह थी कि आज के स्नान में बड़ी भीड़ आने की आशंका थी,
तैयारियों में कोई कमी न रहे। इसके लिए सीएम योगी खुद प्रयागराज पहुंचे थे, तैयारियों को जांचा था। उससे पहले भी कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे इंतजामों की समीक्षा कर चुके हैं। कि प्रशासन भी पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है और सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करेंगे। योगी अच्छे इंतजामों का सिर्फ वादा ही नहीं करते बल्कि उसे सच भी कर दिखाते हैं। मकर संक्रांति स्नान के लिए प्रयागराज में 12,100 फीट लंबाई में घाट और 42 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा सफाई के लिए 3300 स्वच्छता कर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा ध्यान श्रद्धालुओं की सुरक्षा का रखा गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे। मेला क्षेत्र में 17 थाने और 42 पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया। यूपी एटीएस के कमांडो के साथ साथ पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई है। हम लोगों के 10,000 की संख्या में लगभग वर्दीधारी पुलिस, जिसमें सभी रैंक शामिल है, टीम्स लगी हुई है और साथ ही हमारी स्पेशलाइज्ड टीमें हैं जो सर्विलांस की टीम्स है, हमारी एसओजी की टीम्स है, वो भी लगी हुई है। माघ मेले में इन इंतजामों पर कड़ी नजर रखने के अलावा सीएम योगी का बड़ा ध्यान गोरखपुर में खिचड़ी मेले पर भी था, जहां वो खुद मौजूद थे। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित खिचड़ी मेले में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर पहुंच चुके हैं। अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें एटीएस, पीएसी, महिला पुलिस तैनात की गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी, सीसीटीवी, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। अब इसे योगी की सनातन प्रतिज्ञा ही कहेंगे, जिसके तहत उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है, जिसकी झलक पहले महाकुंभ में नजर आई और अब वही 2026 में भी सनातनी आयोजन में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी के प्रदेश में अपराधी इन दिनों चैन की नींद सो नहीं पा रहे, क्योंकि 2026 के लगते ही योगी फोर्स की बुलेट से निकलते पीतल ने अच्छे अच्छे अपराधियों के ज़हन में सिहरन पैदा कर रखी है। सब इस खौफ में जी रहे हैं कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं है। बीती रात योगी की पुलिस ने अबरार से लेकर जावेद तक को टिकट टू यमराज का एक ट्रेलर दिखा दिया है, देखिए। कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। वो किसी को छूट देंगे क्या? अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। मुरसलीन, अबरार, जावेद, अपराधियों का नाम कुछ भी हो, लेकिन इनका गुनाह माफ करने लायक नहीं है। इनके गुनाहों की कोई माफी नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों गौ माता के हत्यारे हैं। अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। बरेली में योगी की पुलिस ने अबरार और मुरसलीन को धर दबोचा है। अबरार के पैर में गोली लगी है, जबकि मुरसलीन मौके से गिरफ्तार हुआ है। दोनों आरोपियों ने 8 जनवरी को सुकटिया गांव में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही योगी पुलिस को उनकी तलाश थी। बीती देर रात दोनों को घेराबंदी कर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा, गोकशी में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी, सुआ और प्लास्टिक के बोरे समेत चोरी की एक मोटरसाइकिल मिली है। इसी तरह जालौन में भी अंतर जनपदीय गिरोह के शातिर बदमाशों से यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और जावेद लंगड़ा हो गया। इनके गाड़ी की तलाशी ली गई, उसमें मीट काटने का जो लकड़ी का ठेका होता है, चाकू इत्यादि बरामद हुआ है। 2 तमंचे 315 बोर के इनके पास मिले हैं। गोकशी के आरोपियों के अलावा यूपी पुलिस ने बीती रात ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए। सोनभद्र और बागपत में योगी फोर्स ने इनामी बदमाशों को पीतल का ऐसा स्वाद चखाया कि वो भागना तो दूर, चलने लायक तक नहीं बचे। सोनभद्र में पुलिस ने महिला का भेष बनाकर हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का 10,000 रुपए का इनामी बदमाश धर दबोचा है। इस्लाम में कहा जाता है कि अवैध कब्जे वाली जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, और अगर बन भी गई तो वहां नमाज भी नहीं हो सकती। लेकिन भाईजान में इसी नियम को मानने को तैयार नहीं है। न सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना रहे हैं, और जब मस्जिद गिराने का ऑर्डर आया तो उल्टा धमका भी रहे हैं।
भोपाल की ऐसी ही एक अवैध मस्जिद के खिलाफ आर पार वाली धमकी आई। सरकारी जमीन पे कब्जा है और वो पहले से ही जानकारी दी गई है। किसी कीमत पर हटने नहीं देंगे। जब कोई अवैध है तो उसको तोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या जो भी करना होगा कानूनी तौर पर, हम जो भी होगा वो सब करेंगे उसके लिए। जिस तरह से संभल में अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्या वैसा ही बुलडोजर बन रही इस मस्जिद पर भी चलेगा? क्या जिस तरह से देवरिया में अवैध मजार तोड़ी गई हैं, क्या वैसी ही कार्रवाई इस बिल्डिंग पर भी होगी? भोपाल में बन रही इस मस्जिद का नाम रहमत मस्जिद है, लेकिन अब सरकारी दस्तावेजों में इसके नाम के साथ अवैध जुड़ गया है, क्योंकि प्रशासन ने इस मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया है। ये मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई जा रही थी। जी न्यूज ने पिछले साल ही इस मस्जिद के अवैध होने का खुलासा किया था। अब जाकर प्रशासन ने इसे अवैध घोषित किया है। सरकारी जमीन पे कब्जा है और वो पहले से ही जानकारी दी गई है। संविधान और कानून के दायरे में रह के उस पर क्यों, अगर वो अवैध है तो उसको तोड़ना चाहिए, प्रशासन को तोड़ना चाहिए या स्वतः उस संस्था को हटाना चाहिए। प्रशासन की जांच में रहमत मस्जिद कमेटी की तरफ से दिए गए कागजात फर्जी साबित हुए, जिसके बाद प्रशासन ने पिछले साल ही मस्जिद को गिराने का ऑर्डर भी दिया है। लेकिन मस्जिद से जुड़े लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। एक तो मस्जिद अवैध है, ऊपर से भाईजान का रवैया अभी धमकी वाला है कि अगर आज आप हटाने की बात करते हैं तो ये नाइंसाफी है, जुल्म है, और मैं तो बिल्कुल किसी कीमत पर हटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या जो भी करना होगा कानूनी तौर पर, हम जो भी होगा वो सब करेंगे उसके लिए। यूपी में अवैध मस्जिद हो या मजार, उसे गिराने में बुलडोजर देर नहीं करता, लेकिन मोहन राज में बुलडोजर अवैध मस्जिद गिराने में देर कर रहा है और शायद यहाँ बुलडोजर का भय भी नहीं है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। योगी आदित्यनाथ अभी तक गजवाए हिंद से मुकाबला कर रहे थे। अब उनके सामने एक नई चुनौती आई है। ये चुनौती है इस्लामिक जहादा और इस्लामिक मेडिकोज। आपने भी जाहिर है ये नाम पहली बार सुना होगा। इस्लामिक जहादा और इस्लामिक मेडिकोज नाम का ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप का मकसद हिंदुओं के खिलाफ था। इसीलिए अब योगी आदित्यनाथ का अगला टास्क है इस्लामिक जहादा। कटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा इसलिए दिया था कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं में से ही हिंदुओं को काटकर अलग करने की कोशिश में लगी हैं। और सवाल है कि इसके लिए इस्लामिक जहादा और इस्लामिक मेडिकोज चलाया जा रहा है और क्या इनके टारगेट पर हैं हिंदू बेटियां। डॉक्टर रमीजुद्दीन, जो अब योगी फोर्स के शिकंजे में है, उससे पूछताछ के बाद बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वो सिर्फ एक हिंदू लड़की को अपना मोहरा नहीं बना रहा था, बल्कि कई हिंदू लड़कियों के जरिए अपने मकसद को पूरा करना चाहता था। खुलासा हुआ है कि डॉक्टर रमीज ने 13 साल पहले आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में इस्लामिक जहादा और इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप बनाए थे। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में हुए धर्मांतरण मामले को लेकर अब जांच एजेंसियों की आंच आगरा के एक कॉलेज तक पहुंच गई है। रमीज ने इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी और उस दौरान उसने एक इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप बनाया था। 2012 में डॉक्टर रमीज ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए दाखिला लिया था। उसी साल दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी ने भी इसी कॉलेज में दाखिला लिया था। दोनों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम लड़कों को मुस्लिम छात्रों को जोड़ते थे। इतना ही नहीं, इस ग्रुप में एक मौलाना को भी जोड़ा गया था। ग्रुप बनाने का मकसद मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हिंदू छात्राओं को प्यार के ट्रैप में फंसाना और फिर उनका धर्मांतरण करना था। और इसलिए ग्रुप का नाम दिया गया था इस्लामिक जहादा और इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप। इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप ऐसे डॉक्टर्स का ग्रुप जो मुस्लिम हों। रमीज ने इस्लामिक जहादा नाम का भी एक मेडिकोज ग्रुप बनाया था। इन दोनों ही ग्रुपों के तमाम मेंबर्स, उनका मकसद और फंडिंग का पूरा ब्यौरा जांच एजेंसियां जुटा रही हैं।
अब जांच एजेंसीज दोनों ही ग्रुप में जुड़े लोगों की डिटेल निकालने की कोशिश कर रही हैं ताकि कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल जाए। इस्लामिक जहादात ग्रुप ने कहां-कहां बैठकें की, कितने लोग बैठकों में शामिल होते थे, क्या धर्मांतरण कराने के लिए फंडिंग की जाती थी, इस्लाम में इस्लामिक जहादा का क्या मतलब होता है, हमने इस्लामिक स्कॉलर से जानने की कोशिश की। इस्लाम में जिहाद उसी तरीके से है जिस तरीके से इस्लाम में नमाज है, क्योंकि पूरे दीन में नमाज है, रोज़ा है, हज है, उसी में जिहाद है। और जिहाद धर्म युद्ध को कहते हैं। जैसे धर्म के नाम पर युद्ध हो, देहात में जाने बचाई जाती हैं, जाने ली नहीं जाती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप का मकसद धर्मांतरण पर फोकस करना था और पूरे यूपी में धर्मांतरण की एक बड़ी चेन बनानी थी। डॉक्टर रमीज का रोल मॉडल भकोड़ा जाकिर नाइक रहा है और वो तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के भी संपर्क में रहा है। रमीज पर हिंदू लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनका दुष्कर्म करने, गर्भपात कराने, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश कराने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। रमीज भले ही अब शिकंजे में है, लेकिन अपनी फरारी के दौरान रमीज कई डॉक्टर्स के संपर्क में रहा और महंगे वकील करने के लिए लाखों रुपए का फंड जुटाया। रमीज के बैंक खातों से लाखों रुपए का लेन देन हुआ। रमीज ने 5 से 7 लाख रुपए पश्चिमी यूपी से जुड़े एक शख्स को भेजे थे। केजीएमयू वाले डॉक्टर रमीज का धर्मांतरण सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस है जिसकी परत दर परत खुल रही है। लेकिन असल खिलाड़ी वाकई डॉक्टर रमीज है या कोई और, इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजकल पाकिस्तान और उसके पाले गए आतंकियों का एक ही काम है, माइक लो और मुंह से गीदड़ भपकियां निकालो। कभी मसूद ऑडियो के जरिए धमकी देता है, कभी कोई और। तो अब बात हिंदुओं की गर्दन काटने की गई है, लेकिन आज देश हित में हम उन सभी आतंकवादियों को एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये वो तस्वीर है जिसे वो देखेंगे तो अगली बार अपनी जुबान खोलकर बदजुबानी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से। हाफिज और मसूद की धमकी ब्रिगेड जरा इन तस्वीरों को गौर से देख ले और समझ ले कि सिर्फ गीदड़ भपकियों से कुछ नहीं होता। जब एक्शन होता है तो ऐसा होता है कि सब जलकर खाक हो जाता है। एक तरफ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कभी सुसाइड बॉम्बर तो कभी हिंदुओं की गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद उसके आतंकियों की कब्र एक एक कर खुदती जा रही है। ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। जो घर इस वक्त आग से खाक बना आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पीओके में लश्कर तैयबा के टॉप आतंकी का घर है। आतंकी का नाम रिजवान हनीफ है, जिसके घर में रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग गई। आतंकी रिजवान हनीफ के घर में आग लगने से उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। जिस आतंकी का परिवार इसमें खत्म हो गया, वो पीओके में लश्कर का डिप्टी चीफ है और उसका घर पीओके के रावलकोट में था। ये वही आतंकी है जिसने पहलगाम हमले के आतंकवादी हबीब ताहिर को लश्कर में शामिल किया था। इसके साथ साथ आतंकी हनीफ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच जॉइंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करता था। आतंकी हनीफ का घर जला तो मिर्ची उसके साथ ही आतंकियों को लगी। उनको भी इस आग में अपना भविष्य दिखने लगा। ऐसा ही एक आतंकी है अबू मूसा, वो भी हाफिज की ही धमकी गैंग का मेंबर है और पहलगाम हमले में भी इसका नाम सामने आया था। भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद इसका दिमाग इतना खराब हो गया कि अपने साथियों को उकसाने के लिए हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकियां देने लगा। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ये जहर पीओके की जनता में घोल रहा है और वो जनता जो कि मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है, कई बार आजादी मांग चुकी है और अब मुनीर के कहने पर हाफिज का ये गुर्गा जिहाद जिहाद चिल्ला रहा है, यानी ठीक उसी जगह के पास जहां आतंकी रिजवान के घर का दहन किया गया। तो क्या इसी डर की वजह से मूसा हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दे रहा है? खैर, आतंकियों के बीच का ये डर और बौखलाहट सिर्फ लश्कर में ही नहीं बल्कि जैश में भी देखी जा रही है, जिसके सरगना मसूद ने भी ऐसे ही धमकी कुछ दिन पहले जारी की थी, जिसमें वो 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर की बातें कर रहा था। हाफिज हो या मसूद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सभी आतंकी ब्रिगेड ऐसी बौखलाई है कि उनके सारे प्लान फेल हो चुके हैं।
आतंकी अड्डे तबाह हो चुके हैं, परिवार खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में ही इनके घर जल रहे हैं और खुद इनके आका भारत के हमले के डर से इधर उधर छिपते फिर रहे हैं। यही वजह है कि अब इनके पास इन खोखली गीदड़ भपकियों के अलावा कुछ नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान की सड़कों पर लगातार हंगामा जारी है। वहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। आजादी की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों के सिर में सीधे गोली मारी जा रही है, उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। और इस बीच ट्रंप ने ईरान पर हमले की खुली चेतावनी दी थी। देखिए, ये लाखों की भीड़ ईरान की सड़कों पर है, इस्लाम के आतंक का आह्वान कर रहे हैं। देश की आम जनता खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ईरान की सड़कों पर ये लाखों लाख लोग राष्ट्र के पुनर्निर्माण और इस्लामी शासन हटाने की मांग कर रहे हैं। इस्लामी शासन को ठुकरा रहे हैं। शेर सूर्य वाला असली झंडा सड़कों पर लगा रहे हैं। बीच सरकार प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए हर वो पैतरा आजमा रही है जिससे स्थिति को काबू किया जा सके। ईरान में पहली बार किसी प्रदर्शनकारी को फांसी देने की तैयारी हो रही है। 26 साल के इरफान सुल्तानी को कभी भी फांसी दी जा सकती है और अगर ये फांसी हो जाती है तो इसी के साथ ईरान में खलीफा शासन का अंत तय है, क्योंकि इरफान सुल्तानी का एकमात्र अपराध आजादी की मांग करना था। 8 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था जब वो देश भर में चल रहे प्रदर्शनों में शामिल थे। 3 दिन बाद 11 जनवरी को इरफान को मोहरबे का दोषी करार दिया गया। ईरान में मोहरबे का मतलब होता है अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इरफान का कोई ट्रायल नहीं हुआ, बिना सुनवाई ही फांसी की सजा सुना दी गई और उनके परिवार को भी केस फाइल तक पहुंचने से रोक दिया गया। ईरान के लोकतंत्र समर्थक संगठन NUFD ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील की है, क्योंकि खामेनेई की फौज कहीं अपने खिलाफ हुई आवाम के सिर में गोली मार रही है तो कहीं बिना ट्रायल फांसी की सजा सुना रही है। ऐसे में पूरी दुनिया में एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है कि आखिर ईरान किसी प्रदर्शनकारी को मौत की सजा कैसे सुना सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी इसी बात से भड़का है। ईरान में बढ़ते कोहराम पर ट्रंप बेहद गंभीर हैं और उनकी गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने अपनी कोर टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर वॉर रूम मीटिंग की है। ईरान पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि ईरान पर ट्रंप के हमले की धमकी को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने गीदड़ भपकी करार दिया है और इसी के साथ उन्होंने अपनी सेना और मोरल पुलिस को प्रदर्शनकारियों से हर कीमत पर निपटने की छूट दे दी है। पहले ही ईरान में 18 दिनों में प्रदर्शन में शामिल 12,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में अगर इरफान सुल्तानी को फांसी हो जाती है तो खामेनेई शासन के अंत को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रंप और उनकी आर्मी तैयार बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।